हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर है इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विश्लेषण सीरीज जिसमें हम न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, पिछले एक दो दिनों से नहीं हो पाई थी, इसलिए आज हम इसी को फोकस कर रहे हैं और इसमें जो बचे हुए आपके आर्टिकल्स थे उनको आज डिस्कस कर दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विश्लेषण सीरीज को। इसमें जो पहली न्यूज़ है वो पहली न्यूज़ है डायबिटीज़ और टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बुरे तरह से भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर डाल रहा है, हेल्थ सिस्टम पे असर डाल रहा है। ठीक है, तो वास्तव में भारत में टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जिसको डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं यानी डीएम भी कहते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ये दोनों मिल करके भारत के लिए एक बुरी स्थिति क्रिएट कर रही हैं। भारत में लगभग 74.2 मिलियन लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं, जबकि 2.6 मिलियन लोग टीबी से प्रभावित हैं। तो डायबिटीज़ और टीबी मिलकर के एक बड़ा स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही हैं। हमें यह जानना यहाँ पर ज़रूरी है कि ये दोनों बीमारियाँ एक साथ कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो जो डायबिटीज़ है वो टीबी के रिस्क को बढ़ा देती है, और इसके साथ साथ ये एक तरीके से जब टीबी होता है तो उसके साथ साथ जो उसके इलाज का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन भी करते हैं, यानी कि एसोसिएटेड बीमारियां भी बढ़ाती है। अगर आपके पास पहले से डायबिटीज़ है और टीबी हो गई तो ये सिचुएशंस बनती है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को ठीक करना चाहते हैं तो हमें टीबी और डायबिटीज़ दोनों के लिए एक ट्रीटमेंट प्लान अलग से रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया। भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाए, जैसे इंटीग्रेटेड केयर का एक सिस्टम मॉडल अपनाया, जिसमें बोथ टीबी और डायबिटीज़ को एक साथ ट्रीट करने का पूरा पैरामीटर में मेंटेन किया जाता है। फिर होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स हैं। रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम में एक तरीके से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, जो भी एडिशनल रिसोर्सेज, उन सबको यूज़ किया जाएगा। इस तरीके से डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। तो ये भारत सरकार ने तरीके अपनाए हैं इस बर्डन को कम करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी टीबी होगा और डायबिटीज़ होगा तो ये मॉडिफाई करेगा टीबी के सिम्टम्स को भी, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को भी, ट्रीटमेंट को भी, और फाइनल आउटकम्स को भी। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर के बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट करते हैं। ठीक है, 2016 की एक स्टडी है जो कहती है कि टीबी और डायबिटीज़ जो ग्रुप है वो बेसिकली लंग फंक्शनिंग को प्रभावित करता है, जब टीबी ठीक हो जाती है उसके बाद भी। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे बॉडी के ऑर्गन्स पर इसके नकारात्मक असर भी होते रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपली एक न्यूज़ थी जिसके बारे में आपको बता दिया। अब एक छोटा सा इसका अपडेट भी है, वो ये है कि अगर हम टीबी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश और डायबिटीज़ से टॉप 10 प्रभावित देश देखें तो ये 5-6 देश आपकी इस नज़र में आते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। पहला है, देखिए, टीबी से भी ज़्यादा प्रभावित देश में चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और रशिया आ रहे हैं। डायबिटीज़ के टॉप 10 कंट्रीज़ में भी टॉप में चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और रशिया आ रहे हैं। तो ये वो कंट्रीज़ का ग्रुप है जो दोनों में टॉप लेवल पर प्रभावित है, और इसका असर भी हमारे हेल्थ सिस्टम पर क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी न्यूज़ पर। दूसरी न्यूज़ है जो ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम है उस पर 28% जीएसटी लगा दी गई है। ठीक है, तो यही न्यूज़ है, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो वास्तव में जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28% जीएसटी लगा दी गई है, जो ऑनलाइन गेमिंग है, हॉर्स रेसिंग है और कैसीनोज हैं। ठीक है, ये टैक्स फुल वैल्यू ऑफ द बेट पर लगाया जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ कोई भी डिफरेंस नहीं मेंटेन किया गया है स्किल बेस्ड गेम्स पर और चांस बेस्ड गेम्स पर। ठीक है, तो सब पर टैक्स लगाया गया है यूनिफॉर्म रेट से 28% का। ठीक है, देखिए, अब गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में भारत की जान लीजिएगा। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री जो अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, तो आप मान के चलिए कि 2025 तक ये $5 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, और इसका एनुअल ग्रोथ रेट 28 to 30% है इस समय गेमिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, तो इसलिए इस पर टैक्स लगाने के बाद हम अधिक रेवेन्यू की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम टैक्स लगा देंगे तो लोग इलिजिटिमेट और ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर चले जाएंगे और टैक्स ना दे करके, टैक्स चोरी करके वहाँ पर गेम खेलना शुरू कर देंगे। इसकी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 2020 में ये 1.2 बिलियन का था, 2023 में $3.5 बिलियन का हो गया, और एक्सपेक्टेशन है कि 2025 तक
बिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री सेक्टर हो जाएगा। भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो आप देखिएगा जो मार्केट साइज है वो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये था और 2023 में 8.3 बिलियन हो गया। तो इस तरीके से, और जो गेमर्स हैं इंडिया में वो कितने बड़े, 450 मिलियन से 507 मिलियन हो गया, यानी कि 12% की ग्रोथ हो गई 21 से 22 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में। तो अब आप समझ सकते हैं कि बहुत तेजी से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस 28% जीएसटी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर जो है CAGR लगा है 28 to 30% का। ऑस्ट्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का गेम आप खेल रहे हैं उस पर। यूके की बात करें तो रिमोट गेमिंग ड्यूटी होती है जो कि 21% की रेट से लगाई जाती है। एस्टोनिया की बात करें तो ये टैक्स का रेट है, ये वैरी करता है नेचर ऑफ गेम के बेस पर। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नेचर ऑफ गेम क्लासीफाई नहीं किया गया है। हमारे यहाँ जो है वो सिंपली ये है कि कोई भी गेम है उस पर एक ही रेट पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। इसी तरीके से शेयर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग की भी बात करें तो इसमें डेल्टा कॉरपोरेशन, नजराना टेक्नोलॉजीज और ऑन मोबाइल गेमिंग ये सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, 10%, 14% और 9%, ठीक है। तो ये बेसिकली टैक्स को लेकर के और उसको लेकर के एक बड़ा अपडेट था जो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि जो हायर टैक्स रेट है उसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री किल हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों ने जिसमें नया इन्वेस्टमेंट लगाया है, नए नए टाइकून बन रहे हैं, उन लोगों पर असर पड़ेगा, ठीक है। कंपनी के फायदे कम हो जाएंगे, ऐसा इसलिए मुद्दा बहुत न्यूज़ में रहा, और इसी का पूरा एनालिसिस था जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके बाद एक और है, आज ये भी हेल्थ वाला ही टॉपिक है, ओरल पोलियो वैक्सीन को लेकर के है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन में OPV को हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा और इसको अनएथिकल माना जा रहा है, ठीक है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन के केस में देखिए वास्तव में क्या है कि भारत ने टाइप 2 वाइल्ड पोलियो वायरस को 1999 में समाप्त मान लिया था, तो इरेडिकेशन मान लिया गया, इरेडिकेटेड है। और भारत जो है 1999 से ही पोलियो इरेडिकेशन वाली कंट्रीज में आ गया है, और ग्लोबली से 2015 से इरेडिकेटेड मान लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन हैं वो ज़्यादातर हमारे यहाँ सर्व की जाती हैं, और दो तरीके की वैक्सीन होती हैं, एक ओरल पोलियो वैक्सीन होती है और दूसरी जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, ठीक है। जो ड्रॉप देते हैं वो तो एक अलग चीज़ होती है और उसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दो तरीके की डिजीज हो रही हैं पोलियो की ड्रॉप पीने के बाद। एक है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस हो रहा है, और दूसरा वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो हो रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके की डिजीजेस हो रही हैं अभी भी, और आज की डेट में भारत की अगर हम बात करें तो 40% जो पोलियो डिजीजेस हैं वो VAPP यानी कि वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस हो रही है। तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि आप देखें तो अब हमारे यहाँ पोलियो तो है, लेकिन वास्तव में जो ग्लोबल टारगेट रखा गया था वो वास्तव में था कि वाइल्ड पोलियो वायरस को इरेडिकेट किया जाएगा 2000 तक, जो कि किया जा चुका है। तो इस तरीके से हम इसकी काउंटिंग ही नहीं कर रहे हैं पोलियो इरेडिकेशन के अंतर्गत। ये एक बड़ा मुद्दा है। थोड़ा सा पोलियो के बारे में आप जानते रहिएगा। पोलियो जो है वो बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सीधा अटैक करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये 3 तरीके का होता है, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के पैरालिटिक कंडीशन बॉडी के लिए क्रिएट करते हैं, यहाँ तक कि डेथ का भी कॉज बनते हैं, और ये अलग अलग तरीके से फैलते हैं, जैसे पर्सन टू पर्सन फैल सकते हैं, जिसमें फेकल ओरल रूट से, या कॉमन व्हीकल भी इसका एक तरीका हो सकता है, जो कि जैसे वाटर और फूड से, इन तरीके से ये फैलता है, और 5 साल से कम बच्चों को ये मेजरली अफेक्ट करता है, ठीक है। देखिए पोलियो के बारे में एक बात जानिएगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, केवल और केवल प्रिकॉशन या इम्यूनाइजेशन ही इसका एक तरीका है जो जिससे ये किसी को ना हो।
तो वास्तव में यहाँ पर आपके लिए जो ड्रॉप पिला करके आपकी इम्यूनिटी बना दी जाती है पोलियो के प्रति, वही एक तरीका है। ठीक है, कोई इलाज एक बार हो जाने के बाद नहीं हो सकता है। ठीक है, दो तरीके की वैक्सीन दी जा रही हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, जो अलग अलग बर्थ के बाद डोजेज में दी जा रही है 6 से 24 महीने की एज तक। और दूसरा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है जो कि इंजेक्शन के थ्रू दी जा रही है। ठीक है, और ये एडिशनल डोज की गई है किसके साथ साथ भारत में दी जाती है, डीपीटी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पोलियो वैक्सीन का जो सर्विस है वो है। अगला जो मुद्दा है वो ग्लोबल पोलियो रेडिकेशन इनिशिएटिव है जो पोलियो से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब इसका टारगेट ये था कंप्लीट इरेडिकेशन एंड कंटेनमेंट ऑफ ऑल वाइल्ड वैक्सीन रिलेटेड एंड 7 पोलियो वायरसेस, सो नो चाइल्ड सफर्स फ्रॉम पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस एवर अगेन। ठीक है, ये GPEI का टारगेट था, है ना, और कंट्री से अलग अलग कंट्री से किस तरीके से इरेडिकेट किया जाए पोलियो को, हर तरीके के पोलियो को, ये इसका बेसिक लक्ष्य था। ठीक है, इन्होंने इसके लिए 4 पिलर्स आइडेंटिफाई किए थे। पहला था रूटीन इम्यूनाइजेशन, दूसरा सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन, तीसरा सर्विलांस और चौथा ट्रैक पॉपअप कैंपेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से पोलियो को लेकर के ये हमारे यहाँ सिस्टम रहे। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सेंटर की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर नहीं माना जा सकता है। ठीक है, देखिए पहली चीज़ बहुत आसान भाषा में समझिएगा कि जो नेचुरल डिजास्टर है वो वास्तव में आपके रिकॉर्डेड होगा और उसके बदले कंपनसेशन मिलेगा और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होगी। फिलहाल सेंटर ने इसको जो लाइटनिंग इवेंट्स हैं उनको, लाइटनिंग इवेंट मतलब जो आसमान से बिजली गिरने वाली जो बात है, उसको नेचुरल डिजास्टर नहीं माना है। उसको उन्होंने कहा नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वास्तव में जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे देखने को आपको मिलेगी और बहुत सारे डेथ्स हुए हैं 2022 से लेकर के आप देखेंगे तो अगर हम डेटा देख रहे हैं, इसका डेटा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के पास है जो ये बताता है कि 907 पीपल्स नवंबर 2022 तक मर चुके हैं लाइटनिंग के कारण, यानी कि वज्रपात या बिजली गिरने के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बड़ा कारण है, नेचुरल डिजास्टर है लोगों की डेथ का। तो बहुत सारे स्टेट्स ने डिमांड की थी कि इसको नेचुरल डिजास्टर में शामिल किया जाए। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने दामिनी नाम का एक लाइटनिंग अलर्टिंग ऐप जारी किया है, जो कि जब भी कहीं पर बिजली गिरने की संभावना होती है तो उसके पहले ही पूर्व सूचना वहां पर दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दामिनी ऐप भी जानते रहिएगा। अब देखिए लाइटनिंग होती क्या है, मोटी भाषा में, आसान भाषा में समझ लीजिएगा कि लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो कि इम्बैलेंसेस के कारण होता है बिटवीन स्ट्रॉम क्लाउड्स और ग्राउंड। ठीक है, और विद इन द क्लाउड्स इटसेल्फ। ठीक, अब ज़्यादातर लाइटनिंग जो होगी वो बादलों में ही होती है, नीचे नहीं आती है। और इससे क्या होता है कि इससे जो आसपास की एयर है वो एक्सपेंड करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है, और थंडर का जो मतलब जो कड़क के साथ बिजली गिरना, जो गरजना बरसना आप लोग सुनते होंगे, वो एक तरीके से होता है। ठीक है, तो ये लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है। और ये देखिए भारत में 96%, 96% जो है डेथ लाइटनिंग के कारण रूरल इंडिया में होती है और 77% उनमें से किसान होते हैं जिनकी डेथ होती है। ठीक है, ये यूपी और बिहार से लिए गए डेटा से पता चलता है। तो ये लाइटनिंग एक सिंपली सा न्यूज़ था, तो मैंने कहा आपको बता दें क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है इसके कारण और बिहार सरकार मांग कर रही है कि इसको नेचुरल डिजास्टर में सम्मिलित किया जाए और कंपनसेशन दिया जाए। तो ये हो गया आपका आज का, जितने भी न्यूज़ थे उन सब का डिस्कशन आप देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको नोट करिएगा। अगर कोई भी समस्या होती है या आपको लगता है कि कहीं पर भी आपको और डिस्कशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर धन्यवाद।